नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा है। आज मैं अपने अगले व्याख्यान के लिए प्रस्तुत हूँ। बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य में जो द्वितीय प्रश्न पत्र चलता है उसमें कहानी चयनिका और गद्य की विधाएं, ये दो पुस्तक हैं। उसमें से कहानी चयनिका में हम कहानियों का अध्ययन कर रहे थे। इनमें सबसे पहली जो कहानी थी उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, इसका अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद दूसरी कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी, जिसे हमारी इस पुस्तक में शामिल किया गया है, नमक का दारोगा। उस पर मैं पिछले व्याख्यान में बात कर चुका हूँ। आज मैं हमारी इस पुस्तक में जो तीसरी कहानी सम्मिलित की गई है उसका शीर्षक है मधुआ। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। लेखक के परिचय के बारे में, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि और लेखक हैं, जिनका नाम हिंदी साहित्य में बड़े ही आदर से लिया जाता है। छायावादी कवि के रूप में इन्होंने बड़ी ख्याति प्राप्त की और इनकी जो कामायनी रचना है वह हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम कृतियों में से एक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। जयशंकर प्रसाद प्रतिभा के धनी थे। बचपन में पिता के दिवंगत हो जाने के पश्चात इनकी शिक्षा दीक्षा अधिक स्कूली शिक्षा ये प्राप्त नहीं कर पाए और 8वीं कक्षा तक ही इन्होंने अध्ययन किया। किंतु मेधावी बुद्धि होने के कारण इन्होंने स्वाध्याय द्वारा ही संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और न केवल ज्ञान बल्कि इन भाषाओं में अपने आप को सिद्ध भी किया। हिंदी साहित्य में जो इनकी लेखनी है उस पर भारतीय इतिहास और संस्कृति का बड़ा ही गहरा प्रभाव है। इनकी रचनाओं में हमें देखने को भी मिलता है कि भारतीय जो संस्कृति है उसके दर्शन इनकी रचनाओं में साफ साफ दिखते हैं, चाहे भले ही वह कथानक के स्तर पर हो या पात्रों के कृति की जो आदर्शात्मक दशाएं रही हैं उनका चित्रण करना हो। सब जगह यह स्पष्ट दिखाई देता है, इन पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव साफ साफ दिखता है। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी की लगभग सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। नाटक, कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, आलोचना, निबंध, सभी विधाओं पर इन्होंने लिखा है। कहानियों में आदर्शवाद अधिक है। कोमल भाव, आवेग, अंतर्द्वंद, गीतात्मकता तथा व्यक्त दृष्टि की प्रधानता है। रचनाओं पर बात करें तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में, कविताओं में हमें सबसे पहली जो रचना है वो झरना के रूप में देखने को मिलती है। 1918 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। उसके पश्चात 1925 ईस्वी में इनकी आंसू जो काव्य कृति है वो प्रकाशित हुई। 1933 ईस्वी में लहर का प्रकाशन हुआ और 1935 ईस्वी में कामायनी रचना प्रकाशित हुई, जो कि छायावादी रचना है और अपनी श्रेष्ठतम काव्य कला के लिए
जानी जाती है। हिंदी में आज भी कामायनी को आधुनिक हिंदी का महाकाव्य कहा जाता है। अन्य काव्यात्मक रचनाओं पर अगर विचार करें तो उर्वशी, वनमिलन, अयोध्या का उद्धार, का नाटक के क्षेत्र में भी जयशंकर प्रसाद का बड़ा ही नाम है। उत्कृष्ट कोटि के नाटक इन्होंने लिखे। विशाख 1921 ईस्वी में सबसे पहले लिखा गया इनका नाटक है। अजातशत्रु 1922 ईस्वी में लिखा गया। कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं, जिनमें से स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी ने विशेष पहचान नाटक के क्षेत्र में इनकी बनाई है। जयशंकर प्रसाद की कहानियों पर हम बात करें तो इनके 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें से आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, छाया और इंद्रजाल, ये 4 कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हुए, जिनमें इनकी समस्त कहानियों का प्रकाशन हुआ। जयशंकर प्रसाद के आज के जो व्याख्यान में मैं जिस कहानी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वह कहानी है मधुआ। मधुआ कहानी मूलतः हृदय परिवर्तन को ध्यान में रखकर लिखी गई आदर्शवादी कहानी है। एक शराबी व्यक्ति एक छोटे बालक के साथ आकर के, छोटे बालक का साथ पाकर के किस प्रकार अपनी आदत को छोड़ देता है और आजीविका के लिए प्रयासरत होकर उस बालक का पालन पोषण करना चाहता है, इस कथानक को लेकर के ये कहानी चलती है। का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। प्रसाद की जो कहानी है उनमें रचना तत्व पर या कहें कि कला सौष्ठव पर बड़ा ही ध्यान प्रसाद जी देते हैं। इनकी कहानियों में प्रेम, राष्ट्रभक्ति, त्याग, रहस्य भावना जैसे उदात्त भावों को व्यक्त किया जाता है। इनके पात्र बहुत समृद्ध व्यक्तित्व वाले होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का इन पर बड़ा गहरा प्रभाव है और उस प्रभाव के कारण इनकी जो रचनाएं हैं वो भी उस सांस्कृतिक मूल्यों से ओतप्रोत दिखती हैं। शिल्प विधान और सशक्त पात्रों के संयोजन के कारण ही प्रसाद की कहानियाँ प्रेमचंद की कहानियों से भिन्न दिखाई देती हैं। इसलिए कहानी में प्रसाद स्कूल की अवधारणा को बल मिला है। कुछ इस प्रकार की कहानियाँ भी हैं जो स्वभाव से ही बिल्कुल भिन्न हैं, अलग हैं। उनमें से कुछ गुंडा, छोटा जादूगर और मधुआ इसी कोटि की कहानी है, जो बड़े ही साधारण जीवन जीने वाले पात्रों को, व्यक्तियों को लेकर के लिखी गई हैं और उनकी मानसिकता का बड़ा सुंदर चित्रण हमें इन कहानियों में देखने को मिलता है। मधुआ कहानी भी इसी प्रकार के एक अभावग्रस्त जीवन जीने वाले व्यक्ति की उन मनोभावनाओं को दिखाती है, जैसे शराब की पीने की लत पड़ी हुई है और कुछ भी उसके पास काम धाम नहीं है। एक जमींदार को छोटी मोटी कहानियाँ बना बना करके शराब के नशे में डूबा रहता है और अपना जीवन यापन करता है। इस घटना को लेकर के, इस कथानक को लेकर के मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने वाली ये कहानी है कि किस प्रकार एक भूखा शराबी व्यक्ति एक बच्चे की भूख मिटाने के लिए कैसे काम धाम की खोज में निकल पड़ता है और अपने आप को
पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हो जाता है। कहानी के कुछ प्रमुख अंशों पर मैं यहाँ प्रकाश डालना चाहूँगा, जो कि व्याख्या के लिए अक्सर प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। कहानी का प्रारंभ एक शराबी व्यक्ति के दिनचर्या से होता है, जो कि एक जमींदार के यहाँ जाकर के अपनी शराब की लत के बारे में और ना पीने के बारे में बात करता हुआ चित्रित किया जाता है। प्रथम 5-6 पंक्तियों के पश्चात एक पैराग्राफ, जो कि बड़े ही महत्व का है व्याख्यात्मक दृष्टि से। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था। ठाकुर साहब भी कभी वहीं आ जाते। उसको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आ जाता। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? शराबी व्यक्ति एक ठाकुर के है, शराब पी करके इधर उधर घूमता है। कहानी का प्रारंभ यहाँ से होता है और ठाकुर साहब की सेवा अजीजी करने के बाद वह कुछ पैसे की उम्मीद में ठाकुर साहब के पास बैठा हुआ है। आगे चल कर के एक गद्यांश यहाँ हमें मिलता है। ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था। वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद से चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू ठाकुर साहब का जमादार था। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर ही बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। जैसे ही ठाकुर की सेवा, चाकरी और कहानी सुनाने की प्रक्रिया को पूरा करके कुछ पैसों की उम्मीद में वह शराबी वहाँ बैठा रहता है, ठाकुर साहब ऊँघने लगते हैं और ऊँघते हुए वो उसे 1 रुपया देने की बात कहते हैं। पैसे उठाकर जैसे ही वह वहाँ से चलने लगता है तो उसे एक पास की ही कोठरी से किसी बच्चे के सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे वह ध्यान से सुनता है और ठिठक जाता है। उस बच्चे को खाना तक नहीं मिला है सुबह से। पूरे दिन भर वह काम करते हुए परेशान होने के बाद भी भूखा ही है और फिर भी उसे और थोड़ी मार खा लेने पर तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। शराबी उस बालक को देखता और उसकी आवाज़ों को सुनता रहता है। उसके पश्चात कुछ अंश यहाँ कहानी में हमें उस घटना से जोड़ता है। भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थीं। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक से बाहर चला आया। 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। वह झिड़क कर बोल उठा, अब क्यों रोता है रे छोकरे? उस छोटे से बालक की आवाज़ आती है, मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? शराबी बड़े आश्चर्य से पूछता है। पर इस पंक्ति के सुनते ही उसे पूरे घटनाक्रम का एहसास हो जाता है कि भले ही वह बड़े ठाकुर के यहाँ नौकरी करता हो, काम करता हो,
लेकिन उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया जाता है, उसे खाने को भी नहीं दिया जाता। शराबी सब कुछ समझ जाता है और जो 1 रुपया उसे मिलता है उसमें से कुछ खाने पीने की वस्तुएं, रोटी चावल आदि वो जुटाता है और अपनी पीने की हुए अपनी कोठरी पर पहुंचते हैं और वहाँ कुछ हाथ मुंह धोकर खाने के बाद कहानी आगे बढ़ती है। कुछ समय पश्चात शराबी को लगता है कि आगे का इंतज़ाम भी करना होगा और खाने के बारे में भी सोचना होगा अगले 1-2 दिन के लिए। तो अगले दिन प्रातः जब वह निकलता है तो कुछ गद्यांश हमें यहाँ इस कहानी पर कथानक से जोड़ने में बड़े महत्वपूर्ण लगे हैं। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था पर कुछ भी सोच ना सका। हाथ मुंह धोने में लगा। उजली हुई धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा, अरे भले आदमी, रहे कहाँ? सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था पर कौन है यह ठीक ठाक न जान सका। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहा हूँ, सुनते हो? उठा ले जाओ अपनी सान धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही कोठरी जिसका मैं 2 रुपये किराया देता हूँ, उसमें मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है। ओह राम जी, तुम हो? भाई मैं भूल गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिन तक काम चलेगा। रहता था और उस समय वह धार लगाने की एक जो मशीन थी उसे अपने साथ रखता था और उसका धार लगाने का काम किया करता था। क्योंकि शराब की लत ने उसे बिगाड़ दिया और वह काम धाम छोड़ करके उस धार लगाने की मशीन को भी अपने परिचित की यहाँ कोठरी में छोड़ करके चला गया था। आज जो कि वह परिचित एकदम से 1-2 साल बाद उसे मिला और उसने कहा कि वह अपनी मशीन उठा ले जाए, तो शराबी को यह बात बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि वह चाहता था कि कुछ काम मिले, कुछ ऐसा किया जाए जिससे जीवन चले। और जब वह यह देखता है कि उसकी अपनी खुद की धार लगाने की मशीन, सान रखने की जो कल है, वो कहीं किसी के पास रखी है, तो वह सोचता है क्यों ना उसे ही आज उठा लिया जाए और उसे बेच करके कुछ खाने पीने का जुगाड़ कर लिया जाए। वह यह सोच ही रहा होता है, इतने में वह व्यक्ति उसे मिल जाता है और अपने साथ ले जाता है और अपनी कोठरी से वह सान लगाने की कल उसे सौंप देता है। जब वह कल लेकर के अपनी कोठरी पर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि क्यों ना इसे बेचने की बजाय इससे कुछ काम किया जाए। उस बच्चे से वह पूछता है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? क्या तुम कहीं भी सोने के लिए तैयार हो? क्या तुम मेरी तरह परेशान होने के लिए तैयार हो? क्या तुम जगह जगह भटक सकते हो? अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। यह कल तेरे लिए लाया हूँ। चल, आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा। कहाँ रहूँगा इसका कुछ ठीक नहीं। पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? और उस बच्चे के मुंह से निकलता है कि कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा। शराबी एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखता है,
बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थीं। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बिठाए यह हत्या कहाँ से लगी, अब तो मुझे भी शराब ना पीने की सौगंध लेनी पड़ेगी। यह दृश्य हमारे मानस पटल पर उस आदर्श स्थिति को प्रकट करता है जहाँ एक छोटा बच्चा एक शराबी की मन स्थिति को बदल देता है और उसे काम करने के लिए विवश कर देता है और एक बुरी लत को छोड़ने के लिए तैयार कर देता है। पूरी कहानी उस बालक के नाम मधुआ पर लिखी गई है और इसीलिए इस कहानी का शीर्षक भी जयशंकर प्रसाद ने मधुआ रखा है। यह कहानी हमें संवेदनात्मक उस स्तर पर लेकर जाती है जहाँ हृदय परिवर्तन जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। यह एक आदर्शवादी कहानी है और समाज के एक सामान्य बड़े ही सहज भाव से बालपन के बिंदुओं को अपने आप में समेटे हुए हृदय परिवर्तन की कहानी को कहती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।